हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के फंडिंग के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर के आपको लगातार अपडेट दी गई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भारत सरकार की तरफ से करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसके अंदर 14,500 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज़ करने की बात सरकार ने पहले ही कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा, बजट 2022 को प्रेजेंट करते समय निर्मला सीतारमन जी ने यह साफ साफ मेंशन किया था कि करंट फाइनेंशियल ईयर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर 14,500 करोड़, बेसिकली ये अमाउंट था 20,000 करोड़ रुपए का, 20,000 करोड़ रुपए का। लेकिन उसमें से 5,500 करोड़ रुपए जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया गया पहले ही, क्योंकि उसको कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स को कंप्लीट करना था। ओके, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है 14,500 करोड़, उसको सरकारी बैंकों में कौन से बैंकों में डाला गया ये आपको बताना चाहूँगा। 3 बैंक्स के नाम मैंने आपको कुछ दिन पहले बताए थे, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा यूको बैंक और इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 3 बैंक्स में बेसिकली पीसीए का फ्रेमवर्क लगा था, यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंतर्गत कोई भी बैंक जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड नहीं कर पाता है। लिमिटेड दायरे में उसको अपना बिजनेस करना होता है, क्योंकि उसकी उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई उनको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देता है। तो इन बैंक्स में बेसिकली जो है सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने की बात करी थी और इनको पीसीए से बाहर निकालने के लिए भी कहा था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, इस 14,500 करोड़ रुपए में 1 रुपया भी और बैंक्स के अंदर नहीं जाना था। और बैंक्स का मेरा मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और भी बैंक्स आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कनारा बैंक हो गया। इन बैंक्स में 1 रुपया भी इस अमाउंट से नहीं जाना था। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा 19,500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, इसके आसपास का अमाउंट है बेसिकली। ये अमाउंट जो है इन बड़े बैंक्स में भी जाएगा। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या केस है। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपको पता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सबसे बड़ी दिक्कत है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो ये वो लोन्स होते हैं जो बैंक्स कॉरपोरेट हाउसेस को या बड़े बड़े जो घराने होते हैं उनको बांट तो देते हैं सरकार के दबाव में आकर के। लेकिन इन बैंक्स को जब वापस वही पैसा नहीं मिलता है तो इन बैंक्स के लिए बिजनेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ एक रेजोल्यूशन प्लान के जरिए भारत सरकार ने बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेजोल्यूशन, एक एक्वाइजेशन प्रोसेस के जरिए 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट बैंक्स को रिसीव होगा, जो कि बहुत सारे बैंक्स में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स कौन कौन है? बड़े बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कनारा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन सभी के अंदर बटेगा। तो किस किस हिसाब से बटेगा, अब ये डिपेंड करता है कि किसने कितना लोन दिया था। आई होप अब मेरी बात को थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं किसकी तरफ बात करने के लिए आपको लेके चल रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, आपने नाम सुना होगा इस केस को लेकर के, भूषण पावर एंड स्टील। जी हाँ, भूषण पावर एंड स्टील को जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक्वायर तो 2019 में ही कर लिया था। एक्वायर नहीं, बेसिकली यहाँ पे जो बिडिंग चल रही थी ना, तो उस बिडिंग को जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2019 में विन तो कर लिया था, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ लिटिगेशन प्रॉब्लम चल रही थी। राइट, तो उन लिटिगेशंस के सॉल्व हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से तय किया है कि इन बैंक्स को जिसने जितना लोन प्रोवाइड किया था भूषण पावर एंड स्टील्स को, उतने मतलब उतना उनका अमाउंट हेयर कट के बाद जितना भी उनको बनता है, जितना जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड जो है
रेडी है पे करने के लिए, वो एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर डाला जाएगा जो फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जहाँ पे ए पार्टी बी पार्टी से कोई चीज़ या ए पार्टी जो है बी पार्टी को जो है कैश या जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करना चाहती है तो डायरेक्टली नहीं करती है, बेसिकली वो एस्क्रो अकाउंट के अंदर करती है और एस्क्रो अकाउंट से वापस बी को मिल जाता है। ये तरीका होता है एक इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने का। तो जो लोन अमाउंट है बेसिकली गाइस यहाँ पे भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को वो है 19,350 करोड़। ये बेसिकली 19,350 करोड़ ये लोन अमाउंट, इसको कहना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा क्योंकि जिन बैंक्स ने, इन लेंडर्स ने जिन्होंने भूषण पावर स्टील को जो लोन दिया है उनका जो क्लेम है वो 47,000 करोड़ रुपए के आसपास, 47,000 करोड़ रुपए का है और 19,350 करोड़ रुपए उसके अगेंस्ट में इन बैंक्स को मिल सकते हैं। आप सोच सकते हैं 50% से भी ज़्यादा हेयर कट इन लेंडर्स को झेलना पड़ रहा है। अब ये इतना ज़्यादा हेयर कट, ये बैंक्स का लॉस मतलब पब्लिक का लॉस। पब्लिक का ही तो पैसा है, पब्लिक का पैसा कॉरपोरेट हाउसेज में ले जा करके डंप कर दिया गया। खैर अलग बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 19,500 नहीं, बेसिकली ये अमाउंट है 19,350 करोड़ रुपए का, राइट। तो ये बेसिकली अगर इन बैंक्स को मिलता है तो इससे क्या होगा, इनके बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर 4 जो ये रिजल्ट पोस्ट करेंगे यानी मार्च 31 2021 का, तो इसमें इनके बॉटम लाइन्स या नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर ये ऐड ऑन हो जाएगा जिससे इनको नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगी। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करेगा इनके आने वाले टाइम के लिए और भी जो परफॉर्मेंस है उससे जुड़ी हुई। तो बेसिकली यहाँ पे किसको कितना मिलेगा, तो देखिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कैटेगरी का बैंक है जिसका एक्सपोजर है इस भूषण पावर स्टील के लिमिटेड के अंदर 9,800 करोड़ रुपए का। लेकिन 9,800 करोड़ में क्या इसको पूरा मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें से लगभग 4,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है SBI को मिल सकता है। वहीं PNB की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको 4,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है मिल तो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एडिशनल क्लेम्स के बाद, यानी देखा जाए तो इन तीनों का जो सम अमाउंट है, तीनों को मिला करके, तीनों अब एक ही बन चुके हैं PNB, तो इनको 4,000 करोड़ रुपए जो है रेज मतलब मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे कि और भी रेसिपिएंट्स हैं, जैसे कि कनारा बैंक हो गया जिसको 1,600 करोड़ के आसपास का अमाउंट मिलेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम 1,500 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है रिसीव हो सकता है इस प्रोसेस के जरिए, राइट। तो ये बेसिकली काम जो होना था फ्राइडे की बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 1-2 दिन लेट अपडेट कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन पूछना बनता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को ये अमाउंट तो हो जाएगा रिसीव, लेकिन इसका बैंक करेगा क्या? तो देखिए, बैंक के पास पैसे की कमी होती है क्या? कभी बैंक कभी चाहता है कि उसके पास पैसे ना आए, क्योंकि बैंक का काम ही यही होता है पैसे लेना और पैसे को लेकर के आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इंटरेस्ट रेट पे, ताकि उसको वहाँ से कमाई हो, राइट। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन बैंक्स जिनके मैंने नाम लिए, इन बैंक्स को अगर ये अमाउंट रिसीव हो जाता है, इस केस में इनको एडिशनल प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ती है आगे जा कर के, तो डेफिनेटली ये उस ज़रूरत को पूरी करने में पूरी तरीके से मदद कर सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो क्लासिफिकेशन था NPA का, उसके ऊपर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को हटा लिया गया है, तो जिसकी वजह से इस बात को तो आप मानिए कि बैंक्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासीफाई करने की, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है तो डेफिनेटली एक तरीके से प्रॉब्लम्स को, छुपी हुई प्रॉब्लम्स को उठा लेना, मतलब प्रॉब्लम्स तो दिखेंगी ही दिखेंगी क्वार्टर 4 के रिजल्ट में,
राइट। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इस अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। और किसी भी तरीके की अगर और भी पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ी हुई, ठीक है, तो उसको भी कॉम्पनसेट करने के लिए ये लेंडर्स इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये है गाइस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर सरकार सीधे सीधे नहीं डालेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को लेकर के इंश्योर किया जा चुका है कि JSW स्टील जो है 19,300 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, और ये हो सकता है डेट के रूप में ट्रांसफ़र करे। अब इसके बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन इतना तय है कि ट्रांसफ़र करेगा। जो लिटिगेशन प्रोसेस चल रही थी वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है। ओके, आप यहाँ देख भी सकते हैं JSW इज़ एक्सपेक्टेड, आप यहाँ देखें नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, JSW इज़ एक्सपेक्टेड टू फंड द एक्वाइजेशन थ्रू डेट. This debt in turn will increase the loan book of banks and enable them to show growth in advances. अब इसके बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो भी है बैंक्स को उनका अमाउंट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये बैंक्स के अंदर वैल्यू ऐड करेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही खुशी की बात है, एक बम्पर न्यूज़ बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि बैंक्स को कैश की ज़रूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स को। SBI के पास तो चलो बहुत बड़ी प्रोफाइल है, इसके अलावा जो और बैंक्स हैं जैसे PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन बैंक्स को तो स्ट्रिक्टली ज़रूरत है कैश की। तो चलिए कुछ तो मिलेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर शुरू होगा उसमें भी सरकार की तरफ से कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन इस वीडियो में जितना मुझे बताना था, आई होप यू गॉट ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज ऑल गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। Lastly, I would like to request, if you are interested to open Demat account or trading account, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstox. See you guys next time. Take care.